नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंचायत समिति मेंबर्स से लेकर के जो गृह राज्य मंत्री तक की आपकी जो यात्रा है, ये कैसी रही, हम जानना चाहेंगे। जब मैं पंचायत समिति का सदस्य बना तो एक सपना था ग्राम पंचायत में जिस तरह के लोगों को लाभान्वित करने की सरकारों की योजनाएं हैं उनको धरातल पर लागू कैसे किया जा सकता है, स्वच्छ पारदर्शिता हो और हम एक डेवलपमेंट का विजन लेकर के चले। सपना बहुत बड़ा था, लेकिन पंचायत समिति मेंबर की प्रणाली उसी समय लागू हुई थी। किसी को पता भी नहीं था कि इनकी क्या भूमिका रहेगी जी। फिर भी चूंकि एक जज्बा था, एक ललक थी कि हम राजनीति में रह करके जनता की सेवा करेंगे, तो उस समय भी मैंने व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं पर फोकस किया था। आज जब उस यात्रा को चलते हुए इस पड़ाव पर पहुंचे कि राजस्थान की सरकार में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में गृह राज्य मंत्री का दायित्व मेरे पास है, तो मैं इतना ही समझ सकता हूं कि जनता हमसे बहुत अपेक्षाएं रखती है। हर जनप्रतिनिधि को कर्तव्यनिष्ठ होकर के जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का संकल्प लेकर के राजनीति करनी चाहिए। सरकार के संगठन से और सत्ता में जब आप सरकार में आ जाते हैं तो कार्य करने की भिन्नता को आप किस तरीके से, क्या भिन्नता आपको नजर आती है? कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन, उसके विभिन्न पदों पर रह करके, दायित्वों पर रह करके मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन जब सरकार में आया तो सरकार में जिम्मेदारी होती है एग्जीक्यूशन की जी, कि हम जिस दल के लोग हैं उस दल के विजन के अनुसार हम नीतियां निर्धारित करें और उन नीतियों को धरातल पर लागू करने का काम करें। निश्चित रूप से एक दूसरे के पूरक जरूर हैं, लेकिन सरकार में रहते हुए उनको लागू करने का जो हमारा संकल्प होता है उसको पूरा करने के लिए हमको प्रशासनिक दक्षता और कौशल में निपुण होना पड़ता है। ऐसे में ऐसा लगता होगा जब आपके कार्यकर्ता आकर कहते होंगे कि साहब हमारे काम नहीं हो रहे हैं संगठन की, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इकाई आपका एक कार्यकर्ता होता है। हमारा फर्ज होता है कि वो कार्यकर्ता जो जोश में आया है उससे हम प्यार से बात करें, उसकी बात सुने और अपनी ओर से भरसक प्रयास करें और उसको फिर बताने का काम भी करें कि ये संभव है, ये संभव नहीं है। उन परिस्थितियों में कई बार थोड़ा बहुत हमको सुनना भी पड़ता है, लेकिन वो हमारे सैनिक हैं और सैनिक का सम्मान करना हमारा फर्ज है। तो सरकार के और खासतौर से आपके मंत्रालय के जो कामकाज है अब तक का, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आज यदि हम आंकड़ों को देखते हैं तो हर प्रकार के अपराध में कमी आई है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमेशा राजस्थान की पुलिस को कहा, अधिकारियों की बैठक में कहा, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, जो हमारा स्लोगन है, कटिबद्धता के साथ उसी के हिसाब से हम काम करें। तो मैं समझ सकता हूं कि इन पौने 2 वर्षों में राजस्थान की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। डीडवाना में जो घटना हुई थी, कारोबारी को गोली मार दी गई थी, धमकियों के जो मामले आते हैं, तो इन सब को लेकर के आपकी पुलिसिंग है, आपकी जो कानून व्यवस्था है, उसको लेकर के आपके क्या रोड मैप है? कि जब भी कोई दुर्भाग्यवश कोई घटना घट गई तो पुलिस ने एक्शन लेकर के अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने का काम किया है। कांग्रेस के समय पर सालों तक अपराधियों तक पुलिस नहीं जाती थी, अपराधी बेखौफ घूमते थे, अपराध जिनके साथ घटित होता था उन परिवारों को धमकियां देने का काम करते थे। उनका वो फेल्योर था, हमारा ये सक्सेस है। वो आपका जो क्षेत्र है, आप भरतपुर नगर उस एरिया से आते हैं, तो एक वक्त था कि उसको दूसरा जामताड़ा कहा जाने लगा था साइबर क्राइम को लेकर के, साइबर ठगी की और साइबर की जो क्राइम की घटना उनको लेकर, उसमें मैंने आंकड़ा देखा है, उसमें खासी कमी आई है। लेकिन फिर भी जो एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर के पिछले दिनों जो रिपोर्ट्स छपी थी, उसको लेकर के विपक्ष अभी भी आप पर हमलावर यदाकदा होता रहता है, तो उसको आप किस तरीके से काउंटर करते हैं? देखिए, विपक्ष के लोग एक राजनीतिक स्टेटमेंट देते हैं। आप कभी भी देख लेना
कोई कितना भी बढ़िया काम करे, विपक्ष के लोग उसमें त्रुटि निकालने का काम करते हैं। साइबर थाने खोल करके, वहाँ स्टाफ बढ़ा करके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस तरह के अपराधियों को कठोर कार्रवाई करके इस अपराध को शून्यता की ओर ले जाने का काम करेंगे, ऐसा हमारा सोच है। आपने कहा मुख्यमंत्री जी का विजन और उसकी, क्योंकि वो भी उसी क्षेत्र से आते हैं, तो ये हुआ। आप दोनों चूंकि एक ही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वहाँ से एक ही क्षेत्र से आपका संबंधित है, तो हमने ये देखा कि आपको जो राजनीतिक हल्का है, लोगों की यहाँ जो बातें हैं, उसमें ये कहा जाता है आप कृष्ण और बलराम की जोड़ी है। भाई वो भगवान कृष्ण की धरती है। और गोपालगढ़ की घटना जो हुई थी उसमें भी ऐसा देखने में भी आया था। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कि हमने जब राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में काम करना शुरू किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष बने। मेरा सौभाग्य था, मैं उनके साथ जिले का उपाध्यक्ष था, मैंने काम शुरू किया। उस दिन से और आज दिनांक तक उन्होंने जो भी जिम्मेदारी मुझे दी, चाहे एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में दी हो, चाहे पदाधिकारी के रूप में दी हो, चाहे अब सरकार में मैं उनका गृह राज्य मंत्री हूं, उनका विश्वास ही मेरी शक्ति है। संज्ञा देते हैं कृष्ण बलराम की, तो मैं किन शब्दों में कहूं कि बलराम जी की तरह मेरे में योग्यता तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि वो जो मुझे टास्क देते हैं उनके आधार पर मैं खरा उतरूं और उनके सपनों को और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मैं पूरी जी जान लगाने की कोशिश करता हूं। अब 25 साल 2000 से अब हो गए जी। और 5 साल 30 साल हमको हो गए। 30 साल से लगातार हर मोर्चे पर साथ खड़े हैं, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो। जवाहर सिंह जी, आप और मुख्यमंत्री जी दोनों ब्रजभूमि से आते हैं, जो भगवान कृष्ण की धरती है। भगवान कृष्ण का कहते हैं वो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म को कहीं ना कहीं आप अगर बात करें तो कर्म ही धर्म भी मानते हैं हम। और राजस्थान में जो सबसे इस वक्त सबसे चर्चित और सबसे महत्वपूर्ण जिस चीज़ को माना जा रहा है वो है जो राजस्थान सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर के जो आई है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या सोच रही है जिस सोच के चलते ये धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर के आया गया है? चूंकि लचर कानून था तो सजा के ज्यादा प्रावधान नहीं थे, ये गतिविधियां बढ़ती रहीं और लोग धर्मांतरण करते रहे। आवश्यकता महसूस हुई कि एक कठोर कानून होना चाहिए और अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता व्यक्ति में होनी चाहिए, वो कोई सा भी धर्म माने। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की ये दृढ़ निश्चय कि उन्होंने ये कहा कि हम धर्मांतरण कानून लाएंगे और एक शानदार कानून बना जो पिछले 29 तारीख से उसको लागू भी कर दिया गया है। राजस्थान की विधानसभा ने सर्वसम्मति इसको पारित किया। मंत्री जी, लेकिन एक बात है, जो इस तरह के जो कानून होते हैं, इस तरह के जो कदम होते हैं जो धार्मिक प्रतीकों से, धर्म से जो रिलेटेड होते हैं, इनके जब हम इस तरह की चीज़ें करते हैं तो इसके अपने जोखिम, अपनी चुनौतियां भी होती हैं। जैसे एक्टिविस्ट हैं जो स्वतंत्रता की पैरोकारी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सौहार्द के भी एक चुनौती, टकराव वाली बात हो सकती है। तो क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि ये एक चुनौती है, ये एक जोखिम है अपने आप में इस तरह की चीज़ें करने में? देखिए, जो लोग इस धर्मांतरण कानून पर सवाल उठा रहे हैं, मुझे उनकी मानसिकता पर तरस आता है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने जिस धर्म में है उसको मानता है, वो माने जी, लेकिन प्रलोभन देकर, डरा धमकाकर, झांसा देकर गलत तरीके से किसी व्यक्ति का धर्मांतरण कराया जाता है तो वो निश्चित रूप से अपराध है। तो उनको ये सोचना चाहिए, जनता में गलतफहमी पैदा नहीं करनी चाहिए। जो जिस धर्म को मान रहा है वो माने, लेकिन यदि जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन कराएगा, प्रलोभन करके धर्म परिवर्तन कराएगा, तो सरकार उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। और अब एक कदम और आगे की बात अगर हम करें तो सरकार अब जो है वो डिस्टर्ब एरिया कानून एक्ट भी लेकर के आने वाली है, डिस्टर्ब एरिया एक्ट।
तो ये किस तरीके से होगा कि सामुदायिक तनाव या धार्मिक जो उस तरह का जो इलाके होते हैं उसमें ये अगर कानून लागू होता है तो क्या सोच है, क्या इसके पीछे मंशा है? देखिए, ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट दूसरे कई राज्यों में लागू है। इसका हम अध्ययन और परीक्षण कर रहे हैं और जब भी आवश्यकता जैसी भी होगी तो निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार राजस्थान वासियों के हित में जो अच्छा होगा वो निश्चित रूप से करेगी। अच्छा, चूंकि आपके पास में गृह राज्य मंत्री होने के नाते लॉ एंड ऑर्डर भी आपका जिम्मेदारी बनती है, हम आपसे बात करेंगे कि राजस्थान में अभी कुछ स्पाई नेटवर्क्स का खुलासा हुआ। वो कई वर्षों से रह रहे थे, देश के खिलाफ जासूसी कर रहे थे, दुश्मन देश के लिए। तो ये जो सुरक्षा एजेंसियां उन्होंने इसको क्रैक तो कर लिया, उनको पकड़ तो लिया, लेकिन इस जो सीमा पार से जो हमारा जो, क्योंकि राजस्थान की बहुत बड़ी बॉर्डर है जो पाकिस्तान से लगती है, वहां पे जो जासूसी नेटवर्क का बढ़ता हुआ खतरा है, आपकी सरकार उसको किस तरीके से काउंटर करने का प्लान रखती है? देखिए, हमारी सरकार ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर हमेशा रखने के निर्देश जारी किए हैं और उसी का कारण है कि हमने कई मामले जो बहुत पहले से लोग जो जासूसी करते थे, पिछली सरकारों में उनका ध्यान नहीं दिया गया और तो और उनके नेताओं के पीए और उनके बहुत नज़दीकी व्यक्ति भी जासूसी के मामले में पकड़े गए हैं, तो उनको अपना आईना देखना चाहिए। लेकिन अब इन पौने 2 वर्षों में इस तरह की घटनाओं को करने वाले लोगों को पकड़ा गया है। तो जैसे साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक विशेष रणनीति बनाई गई थी, वैसे क्या इसके लिए भी कोई स्पेशल सेल या कोई स्पेशल पॉलिसी लाने की है? हमने इस सुरक्षा एजेंसी को ताकतवर बनाया है कि कोई भी व्यक्ति देश के और राज्य के खिलाफ जासूसी करता है तो उसको भी योजनाबद्ध तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब बात करते हैं अंता उपचुनाव की। जवाहर सिंह जी, आपकी सरकार बनने के बाद में उपचुनाव में बीजेपी को अपेक्षित सफलताएं मिली हैं और अब ये अंता का उपचुनाव जो है इसको भी एक तरीके से जो आपकी सरकार है उसकी एक परीक्षा के रूप में देख रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये उपचुनाव जनता के सामने आपके 2 साल का रिपोर्ट कार्ड? देखिए, सरकार का रिपोर्ट कार्ड तो वो था जब 7 उपचुनाव हुए थे जी। ये एक उपचुनाव है, ये ना तो सरकार की परीक्षा है और न सरकार का मूल्यांकन है। वो मूल्यांकन था क्योंकि 7 चुनाव एक साथ हुए, तो उसमें आपने रिजल्ट देखे होंगे कि राजस्थान में उन 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर थी, 5 कांग्रेस के पास थी और 2 अन्य के पास थी। अब जब उपचुनाव हुआ तो 5 भारतीय जनता पार्टी के पास आई, 1 पर कांग्रेस सिमट गई और 1 अन्य के पास रह गई। तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार की कार्यशैली पर मोहर लगाने का काम राजस्थान की जनता ने किया था। क्योंकि अंता का एक उपचुनाव है और उसमें भी जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, आम जनता बाहरी लोगों से वहाँ परेशान है, बाहरी प्रत्याशी आकर के चले जाते हैं, लोग परेशान रहते हैं। हमारे जो सुमन साहब प्रत्याशी हैं, एक तो लोकल हैं, सौम्य हैं और सबकी पसंद है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी कल वहाँ जो जबरदस्त रोड शो किया, जिस तरह का जनसैलाब देखने को मिला और जो रिपोर्टें आ रही है उससे साफ है कि वहाँ के लोग गुंडागिर्दी पसंद नहीं करते, वहाँ के लोग किसी माफिया को पसंद नहीं करते, वहाँ के लोग शांति चाहते हैं और विकास चाहते हैं। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अंता के लोग इस मौके को क्यों चूकेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि चुन करके सरकार में शामिल करने की बात करेंगे। स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से जीतेगा। तो क्या आप अभी से ये कह रहे हैं कि अगर वहां का जो आपके जो मोरपाल सुमन अगर जीतते हैं तो क्या कैबिनेट में उनको आप शामिल करने की बात? किसका भाग्य, मैं देखिए कहता हूँ, किसका भाग्य कब खुल जाए कोई पता नहीं है। जो निकाय और पंचायत चुनाव हैं उनकी मुद्दे की बात करें तो वो बहुत अभी टाले जा रहे हैं। कभी मतलब उसके अलग अलग रीजंस भी आपने दिए हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये 1 स्टेट 1 इलेक्शन के नाम पर आप है ना जो इन पंचायत चुनावों से और निकाय चुनावों से आप बच रहे हैं। ऐसा है? अगर है तो क्यों? विपक्ष के लोग अपनी जो उनकी खुद की नाकामी थी
वो जनता के बीच में क्यों नहीं बता रहे हैं? उन्होंने पंचायत राज की कमर तोड़ के रख दी थी। जहां पूरे राजस्थान में एक साथ चुनाव हुआ करते थे, 5 साल का उनका टेन्योर होता था, उनको इन्होंने पूरे 2 साल तक चुनाव कराए। एक एक पंचायत समिति में आधी पंचायतों का कब चुनाव हुआ, आधी पंचायतों का कब चुनाव हुआ, उनका कार्यकाल कब पूरा हो रहा है, उनका कार्यकाल कब, यानी कि इस तरह से व्यवस्था को खत्म कर दिया था कि 2 साल तक पूरा राजस्थान चुनाव में झोंकने का काम किया। वहीं जब इन्होंने परसीमन किया था, उसमें तुष्टीकरण की नीति अपनाई, चाहे नगर निकाय के वार्डों के पुनर्गठन हो, चाहे पंचायतों का पुनर्गठन हो। एक पंचायत में गांव इतनी दूर से लाकर के जोड़ दिया कि आवागमन के रास्ते ही नहीं थे। नजदीक के गांव को दूसरी पंचायत में जाकर के डाल दिया। पंचायत समिति जो बिल्कुल 2 किलोमीटर दूर पंचायत समिति का हेडक्वार्टर है, वहां से ग्राम पंचायत को उठाकर 30 किलोमीटर दूर डालने का काम किया। तो कांग्रेस के लोगों ने राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात किया था, पंचायत राज के मूल भावना को नष्ट करने का काम किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह संकल्प लिया कि पंचायत राज की मूल भावना के तहत छोटी पंचायतों का गठन कर राजस्थान की जनता के विकास के द्वार खोलने का काम करें, 1 स्टेट 1 इलेक्शन की ओर जाएं, जिससे रोज रोज चुनाव में नहीं जाना पड़े। उसकी एक तैयारी है, और उस पर कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों चलता है जी? खैर, भारत के लिए तो कहते हैं कि हमारे देश में चुनाव जो है 12मासी त्योहार है। कहीं यहाँ हो रहा है तो आज कहीं, कल कहीं और होगा, परसों कहीं और होगा। तो क्या आप मानते हैं कि 1 इलेक्शन 1 नेशन का जो आपकी नारा है, जो विचार है, उसको लेकर के आपके पास कोई ठोस योजना है या महज एक राजनीतिक नारा है? देखिए, मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, 1 स्टेट 1 इलेक्शन को योजनाबद्ध तरीके से लागू करने का ही ये पूरा एक्सरसाइज है। नगर पालिका के चुनाव एक साथ हो जाएं, पंचायत राज के चुनाव एक साथ हो जाएं, और इनका परसीमन ढंग से हो जाए जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। वही एक मंशा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तैयारी कर ली, हमारी सरकार ने तैयारी कर ली है कि कुछ लोगों ने रिट याचिकाएं माननीय न्यायालय में लगा रखी थी, उनका जैसे निस्तारण होगा, हम तो तैयार बैठे कि यहाँ एक साथ चुनाव हो, 1 स्टेट 1 इलेक्शन की परिकल्पना हमारी पूरी हो। तो क्या मानते हैं, क्या माना जाए इस बारे में कि जो आने वाले निकाय चुनाव हैं, सरकार कब तक करवाने की मंशा रखती है? क्या संभावना माने कि तब तक ये चुनाव हो जाएंगे? देखिए, अभी माननीय नगर निकाय मंत्री जी का भी एक बयान आया था, इलेक्शन कराने का काम इलेक्शन कमीशन के पास है। सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई कि ओबीसी का रिजर्वेशन जिस क्षेत्र में जितना ओबीसी है उतना ही तय किया जाए। उसके लिए ओबीसी आयोग का गठन किया, वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। अब यदि ओबीसी की आयोग की रिपोर्ट के बगैर हमने इलेक्शन करा दिया तो ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं रह पाएगा, तो एक बहुत बड़े वर्ग के साथ कुठाराघात हो जाए। कांग्रेस ये चाहती है कि उस बड़े वर्ग के साथ कुठाराघात हो। कांग्रेस कभी भी ओबीसी की समर्थक नहीं रही है। आप देश में भी दे सकते हैं, पहली बार 27 मंत्री ओबीसी के बनाए गए हैं। राजस्थान की सरकार सभी वर्गों के साथ साथ ओबीसी वर्ग का भी उतना ही ध्यान रखना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि हम ओबीसी वर्ग को वंचित कैसे कर सकते हैं, इसलिए ओबीसी आयोग का गठन किया। वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, और जिस क्षेत्र में जितना ओबीसी निवास करता है उसके हिसाब से रिजर्वेशन तय किया जाएगा, तब जाकर के चुनाव संपन्न हो जाएगा। टेक्निकल चीज को कांग्रेस के लोग नहीं बता रहे हैं, ये तकनीकी कारण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्देश दे दिए कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसको करेक्ट करे, तब आप चुनाव कराएं। अब उसको करेक्ट नहीं करते हैं, उससे पहले चुनाव हो जाते हैं, तो ओबीसी का रिजर्वेशन शून्य हो जाता है। कांग्रेस ये चाहती है कि ओबीसी का लोग अधिकारों से वंचित हों, जो हम कतई अधिकारों से वंचित नहीं होने देंगे। तो हमसे इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सबको भी, न्यूज़ 18 परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आभार। थैंक यू। तो ये थी खास मुलाकात राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।